नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और ईरान इजराइल युद्ध का जो लेटेस्ट अपडेट है, वो अपडेट आप सबको चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि खामेनेई के डर से ट्रंप ने अपने लड़ाकू विमान जो मिडिल ईस्ट में तैनात थे, मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ी ताकत थी अमेरिका की, उसके बेस, सैन्य बेस, उन सैन्य बेस पर जो फाइटर जेट्स थे, उनको चुपचाप छिपाना शुरू कर दिया है। कल हमने आपको बताया था कि नेतन्याहू बार-बार अब गुहार लगा रहे हैं ट्रंप से कि प्लीज आप अब युद्ध में आ जाइए, युद्ध में शामिल हो जाइए और ऐलान कर दीजिए युद्ध का। आप बंकर बस्टर बम गिरा दीजिए फोर्डो पे। फोर्डो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जिस पर सबसे ज्यादा नजर है इजराइल और अमेरिका की। लेकिन युद्ध से, ईरान के सामने युद्ध से अमेरिका घबराकर भागा है। ये भागना हम इसलिए कह रहे हैं कि G7 से जिस अंदाज में आए थे और मैक्रो पर जैसा, इमैनुअल मैक्रो पर जैसा तंज कर रहे थे कि मैं सीज फायर नहीं, कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा हूं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सिर्फ वो यूपी पुलिस के ठाए ठाए स्टाइल में जुबानी मिसाइलें चलाई उन्होंने, लेकिन जब ईरान के सामने खड़ा होना हुआ तो कहते हैं हमारे यहाँ सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेटेस्ट खबर यह है कि ट्रंप ने ईरान के सामने युद्ध में उतरने से अपने पांव पीछे खींच लिए हैं, फिर से तारीख आगे की सरका दी। भाव को लाइए चर्चा में एक एक खबर दिखाएंगे हम, खबरों पर ही सिर्फ फोकस होगा। स्वागत है भाव आपका। खबर एक एक करके लाइए, जरा स्क्रीन पर लाइए। सबसे पहले खबर देखिए एक एक सीक्वेंस। ईरान के खिलाफ अमेरिका के व्हाइट हाउस से बड़ा ऐलान, ट्रंप 2 हफ्ते में करेंगे फैसला। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, दोनों देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइल दाग रहे हैं। इस बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस से बड़ी खबर सामने आ रही है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया है। अब सोचिए, 2 हफ्ते में करेंगे फैसला, फिर टल गया। और हम जुबानी सुनवाते हैं व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की जुबानी। जरा सुनाइए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता क्या कह रही है। Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. अब तो कोई नहीं, शुरू में उन्होंने कहा भी कि मीडिया में भ्रम है। मैं बता देती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट जो मुझे मैसेज मिला है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में वो फैसला करेंगे। बताइए, ये ट्रंप एक्सपोज हो रहे हैं। मैं इसमें एक चीज और दिखाऊं, फिर इस पार्ट पे हम चर्चा करेंगे, फिर चलेंगे कि कैसे सैन्य अड्डों से चुपचाप गुपचुप तरीके से अपने फाइटर जेट्स को छिपा रहा है अमेरिका, ईरान के डर से, खामनेई के डर से। लेकिन इस पार्ट में आखिर क्यों डर रहे हैं ट्रंप, क्यों इतना घबराए हुए हैं? उसकी एक वजह है ब्रिटेन, मतलब कुछ दिक्कतें हैं उनके सामने। उनको जो बंकर बस्टर बम है वो गिराने के लिए उनको जिस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करना, लिया ये स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन जरूरी है, जो फैक्ट्स है वो जानना जरूरी है दर्शकों के लिए। अमेरिका अगर चाहे भी गिराना तो वहां पर जो डिएगो गार्सियो है सैन्य अड्डा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये डिएगो गार्सियो ये ब्रिटेन के स्वामित्व में है, यानी इसका मालिकाना हक ब्रिटेन के पास है। ट्रंप को कीर स्टारमर से इजाजत लेनी पड़ेगी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री से। और यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि कीर स्टारमर जब 2003 में सद्दाम हुसैन पर अटैक करके सद्दाम हुसैन को पकड़ा और फिर फांसी दी, 2003 का इराक वाला पूरा घटनाक्रम, उसके खिलाफ कीर स्टारमर खड़े थे। तब वो मानवाधिकार वकील के तौर पर थे और युद्ध को गैर कानूनी बताया था उन्होंने। यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र, उसके मुताबिक युद्ध सिर्फ 3 स्थिति में कोई छेड़ सकता है, या तो आत्मरक्षा के लिए, या बड़े मानवीय संकट को टालने के लिए, या
यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बाद। ट्रंप और इजराइल इसे आत्मरक्षा का नाम भले दे दें, लेकिन जो आईएईए के डायरेक्टर ने ग्रॉसी ने, कल हमने खबर चलाई थी, हमने भाऊ ने वो खबर चलाई थी, ग्रॉसी ने जो कहा है कि अब कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये कहा जाए कि ईरान एटॉमिक वेपन्स डेवलप कर रहा है, तो आप आत्मरक्षा के अधिकार से भी वंचित हो गए। और ब्रिटेन के सामने ये संकट और एक है कि ब्रिटेन इसमें इसलिए डायरेक्ट नहीं कूद सकता क्योंकि अगर गैर कानूनी युद्ध पूरी दुनिया में कोई देश छेड़ता है और कोई देश उसके साथ शामिल होता है, तो उसे भी बराबर जिम्मेदार माना जाता है। तो ट्रंप फंसे हैं, ट्रंप डरे भी हैं और फंसे भी हैं, इसीलिए पांव पीछे खींच रहे हैं शायद। क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ट्रंप भी बिल्कुल मतलब मानसिक रूप से भी इतने कमजोर व्यक्ति हैं? यही समझते हैं भाऊ। ट्रंप ने कदम पीछे खींच लिए। कल तक तो लग रहा था बिल्कुल उड़ा के छोड़ेंगे ईरान को, नक्शे से मिटा देंगे। म्यूट है आप। चित्राज, दो तीन बातें हैं इसमें। सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूं आपको। यूनाइटेड नेशंस में जब सिक्योरिटी काउंसिल में यह प्रस्ताव आया कि ईरान और इराक के बीच में शांति स्थापित होनी चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए, तो उसमें ईरान इजराइल, तो उसमें वीटो यूज करके अमेरिका ने वो प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया। उसके बाद ये महासभा में गया और महासभा में भारी बहुमत से पारित हुआ। सिर्फ इस प्रस्ताव के खिलाफ 20 देश थे, जिसमें अमेरिका और इजराइल और बाकी जो देश थे उनके नाम भी यदि लोगों को मैं बताऊं तो उनको लगेगा ये देश है भी नहीं। और 19 देश भगोड़े साबित हो गए, भारत भी उनमें से एक है। बाकी 149 देश शायद उसके पक्ष में थे। तो पूर्व विश्व का मानस तो उनके खिलाफ है, मतलब शांति चाहता है उसमें। अब जैसा कि आपने कहा, ये अब ग्लोबल विलेज हो गया है। ऐसा नहीं कि आप अपना डिसीजन लोगे और आप ही अपना करोगे और अपने कानून से काम करोगे। यहाँ आत्मरक्षा के लिए एक तो आप जा सकते हो, दूसरा कोई बड़ी मानवीय दुर्घटना हो सकती है या मानवीय हानि हो सकती है जिस देश के किसी काम से, वो रोकने के लिए आप युद्ध थोप सकते हो, या यूनाइटेड नेशंस के परमिशन से युद्ध जा सकता है। यूनाइटेड नेशन ने परमिशन दी नहीं क्योंकि वहां प्रस्ताव पारित हुआ है शांति का। दूसरा, कोई ऐसी बड़ी मानवीय घटना हो नहीं रही। अब है आत्मरक्षा वाला मामला। तो इसी आत्मरक्षा के मामले में जो आपने कहा कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, जो एक समय 2003 के युद्ध में जो शांति दूत करके काम कर रहे थे और मानव अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो उनके अनुसार उन्होंने तब कहा था लड़ते समय, और उस इराक वाले युद्ध को उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया था कि इलीगल है ये। तब उन्होंने एक जो उसका जो बेस लिया था उसमें ये कहा था कि आत्मरक्षा का खतरा जो है वो भविष्य का खतरा नहीं हो सकता। भविष्य में खतरा होगा इसलिए आप आक्रमण नहीं कर सकते, वर्तमान में आक्रमण करना होगा, वर्तमान में। दूसरी बात, यदि कल ईरान अमेरिका के किसी बेस पे हमला करता है, मैं थोड़ा सा वो इसके में चला जा रहा हूं अगर या मगर वाली बात में, तो फिर जितना नुकसान ईरान के उस हल्ले से होगा उतना ही बराबरी का हमला वापस अमेरिका को करना पड़ेगा। अमेरिका जैसा दूसरे विश्व युद्ध में जैसा ही जापान ने पर्ल हार्बर में बमबार्डिंग करके जहाज डुबा दिए थे, तो उसके एवज में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम डाले और एक नया इतिहास, बहुत ही त्रासदी है मानवीय इतिहास की। तो वो ऐसा नहीं होगा। तुमने जितना नुकसान किया उतना ही नुकसान तुम रिटेलिएशन में कर सकते हो। इसलिए ईरान ने कोई एक आध मिसाइल दागी तो उसकी जगह आप बंकर बम 30,000 पाउंड का नहीं ड्रॉप कर सकते, वो भी गैर कानूनी होगा। दूसरी बात, अमेरिका का बेस, लंदन का, इंग्लैंड का बेस यूज करना बहुत जरूरी। जो बेस आपने बताया वो एयरबेस जो है वो अभी फिलहाल अमेरिका के कब्जे में है, लेकिन इसका स्वामित्व इंग्लैंड के पास है। इंग्लैंड ने ही उसको अमेरिका को दिया है यूज करने के लिए। तो उस धरती से, क्योंकि यदि आपको बंकर बम भी डालना होगा
तो आप अमेरिका से नहीं डाल सकते, आपको वो टेक ऑफ करना पड़ेगा इंग्लैंड से, उस बेस से। तो क्या वहां के प्रधानमंत्री वो परमिशन देंगे? क्योंकि यदि वो परमिशन नहीं देंगे और ये यदि करते हैं और यदि वो परमिशन देते भी है तो भी वो इलीगल माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल, इन तीनों देशों में वर्तमान में पॉलिटिकल सिचुएशन वर्तमान सरकार के खिलाफ है। अमेरिका में लगातार सरकार के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं। यूके में बहुत ही अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन है और इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ भयानक रोष है। ऐसे में वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे देश परेशानी में हो जाएगा। ये तो एक बात होगी। दूसरी, उन्हें ये आशंका है कि ये बंकर बम यूज करने के बाद सपोज ईरान का न्यूक्लियर ऑपरेशन नहीं बर्बाद कर पाया तो क्या? फिर परमाणु हमला करोगे क्या? क्योंकि ईरान का जो बेस ये नष्ट करना चाहते हैं उसको दो बड़ी पहाड़ियां नेचुरली प्रोटेक्ट कर रही है और वो आधा मील जमीन के अंदर है। 200 फीट वहां कोई भी दोस्त नहीं, आधा मील अंदर है। हाँ, ये जो आपका बंकर बम है 30,000 पाउंड का, ये मात्र 200 फीट जमीन के अंदर मार कर सकता है। हाँ, लेकिन ये जो इनका परमाणु जो रिएक्टर चल रहा है वो उससे भी बहुत नीचे है। दोनों तरफ पहाड़ी है और बाकी एक तरफ बहुत बड़ा कंक्रीट की दीवार है जिसको तोड़ना अभेद्य कहते हैं। ये क्लस्टर बम भी उसको नहीं कर सकता। तो इतने नीचे क्या ये बम हमला कर पाएगा? पहाड़ी को तोड़ के नीचे का कंक्रीट का स्लैब पूरा तोड़ के आधा मील अंदर मुश्किल है। इसमें एक हो सकता है कि इजराइल छापामार करके अंदर अपने लोग घुसा के जो टनल है उसके द्वारा वहां विस्फोट करवा सकता है, लेकिन वो अब मोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि अब सबसे ज्यादा सिक्योर वो माना जाता है। तो कई ऑप्शंस है, ऐसे नहीं कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन अमेरिका वो डर रहा है क्योंकि ऑलरेडी उनका जिस हिसाब से प्लेन मिसफायर हो गए। देखिए अमेरिका ने 2 जगह मार खाई, एक तो उनका F-37 वो गिराने की बात हो रही है तो वो ब्रांड खराब हो रहा है। दूसरी बात, उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम था, जो इंटरसेप्टर था, मिसाइल इंटरसेप्टर एरो, जो अमेरिका के सुरक्षा प्रणाली का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, ऐसे मिसाइल दागे गए जो एरो भी नहीं ट्रैक कर पाया, इंटरसेप्ट कर पाया। इसी एरो के चलते आयरन डोम सुरक्षित था और इसी एरो के फेल होते हुए तेल अवीव में बम ब्लास्ट हो गया। हमारा जो दूसरा जो सिटी पोर्ट है वहां पे बम ब्लास्ट, वो मिसाइल गिरे। और ईरान अब अपना हमला और तेज कर रहा है और फिर एक बार हर ईरान और इजराइल के युद्ध में हमेशा इस बात को हम बार बार रेखांकित करते हैं कि भौगोलिक रूप से ईरान के पास एडवांटेज ये है कि वो कई गुना बड़ा है इजराइल से। तो उस अनुपात में यदि आप डैमेज देखें तो आज ईरान से ज्यादा डैमेज इजराइल में दिखता है, यदि अनुपात के हिसाब से करें तो। जितना डैमेज ईरान में हुआ है उतना ही स्क्वायर किलोमीटर का डैमेज यदि इजराइल में होता तो इजराइल अभी तक खत्म हो चुका। दूसरी बात, ये 2 वीक के बाद डिसीजन लेंगे, ये आज कल कहा है मैडम ने। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 वीक में क्या होगा? 2 सप्ताह का आपके पास एम्यूनिशन भी है क्या? इजराइल के पास जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं वो 10 से 12 दिन के बचे हैं। तो अब इजराइल को उसको भी बड़ा सोच समझ के उपयोग में लाना पड़ रहा है। तो कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है इजराइल को यह तय करना होगा कि किस मिसाइल को उड़ाए और किस मिसाइल को गिरने दे। छोटे मिसाइल छोटा डैमेज कर रहे गिरने दो, बड़े मिसाइल बड़ा डैमेज कर रहे उसको हवा में उड़ाओ। ये स्थिति आ रही है। दिन ब दिन चाइना और रशिया ये दोनों लगातार पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम शांति करवाना चाहते हैं, हम शांति करवाना चाहते हैं।
तो ऐसा क्या है कि अमेरिका अब शांति होने नहीं देना चाहता? अमेरिका के राष्ट्रपति इतने कंफ्यूज्ड है कि जब वो G7 छोड़ के आए तब उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर, अब बातचीत का दरवाजा बंद। हाँ। अभी कोई बातचीत नहीं होगी, अब परमाणु सारे सेंटर्स उड़ा दिए जाएंगे। अब वो कहते हैं कि 2 सप्ताह में देख रहा हूं कि और बातचीत की कोई जगह है क्या। ये उसकी असहायता दिख रही है। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास ताकत है तो आपने यूं गए और बम फेंक के आए। अभी आपकी जवाबदेही आपके देश के प्रति है। आपकी जवाबदेही कई कई एंगल से आशीष, अभी मैं हालांकि इसका एक अलग इसमें विषय करेंगे इसको अलग, लेकिन मैं एक झलक दूं तो आज ही एक रिपोर्ट आई है कि अमेरिका में कर्ज $37 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। वहां भयानक चिंता हो रही है। बजट का 25% पैसा जो टैक्सेस से कलेक्ट होता है वो सिर्फ डेब्ट सर्विसिंग यानी कर्ज की अदायगी और ब्याज में जाता है। इसी धरती पे यदि ये चलता गया तो वहां का अनुमान है कि 2050 के आसपास ये 156% हो जाएगा जीडीपी का, बर्बाद हो जाएगा। दूसरी ओर यदि ऐसा ही कर्ज बढ़ता रहा और ऐसा ही डेब्ट सर्विसिंग 25% आपका वहां से जाता रहा तो आपको जो बाकी सर्विसेज है उसके लिए सिर्फ 75% पैसा बढ़ता है। उससे आपकी जीडीपी की ग्रोथ धीमी हो रही है। सोशल सिक्योरिटीज पे पैसा कम कर रहा है, डिफेंस पे पैसा कम करना पड़ रहा है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा कम करना पड़ रहा है, वही पैसा कटेगा। तो उससे करीब करीब 1.2 मिलियन नौकरियां जाने का खतरा है। अमेरिका बाकी जगह पे अपने आप में उलझा हुआ है। ऐसे में एक और युद्ध नहीं चाहता अमेरिका। और जो आत्मरक्षा आप बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो किसी को आपको मानना पड़ेगा। यदि यूनाइटेड नेशंस के एजेंसी ने खुद कहा कि 2009 के बाद ईरान कतई बम बनाने की स्थिति में कोई प्रयास भी नहीं कर रहा है, यह हम गारंटी दे रहे हैं क्योंकि हम लगातार इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इसके बाद आप किसको मानोगे? नेतन्याहू कितने झूठ बोलते हैं इसका पूरा ग्राफ आपने 2 बार 2 कार्यक्रम में अलग अलग दिखाया हमने कि 1998 से वो लगातार अगले सप्ताह बम आएगा, अगले सप्ताह बम आएगा, ये शेर आया वाली बात हो गई। और उसी चक्कर में अब लोगों का विश्वास उड़ गया। अभी ट्रंप केवल 2 हफ्ते टाइम नहीं लिए हैं। जो हमने कहा था वो पार्ट अभी बचा है कि गुपचुप तरीके से अपने फाइटर जेट्स छिपा रहे हैं और इजराइल से अमेरिकी, अब ये 2 बातें हैं इस तरफ इशारा करती हैं कि अमेरिका भी अब ये इनडायरेक्टली मान रहा है कि ईरान भारी पड़ रहा है। लाइए खबर लाइए। उसका भी मैं बता दूं। हाँ, मिडिल ईस्ट में भीतर तबाही ईरान करने लगा बड़े वार, इजराइल से नागरिकों को निकालने में जुटा यूएस। देखिए ये डर है। आगे लाइए इस खबर को लाइए। इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिकी दूतावास ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए उड़ानों और क्रूज शिप की व्यवस्था कर रहा है। इस ऐलान से पहले ही कई अमेरिकी अधिकारियों और उनके परिवारों को इजराइल से निकाला जा चुका है। अमेरिकी अफसर भी निकाले जा रहे हैं सब। इसके बाद ये तो अधिकारी और अपने नागरिक निकाल रहा है। इसके बाद असली खबर, असली लाइए जरा। ये देखिए आप, अमेरिका ने कतर एयरबेस से चुपचाप हटाए सैन्य विमान। ईरान से हमले की आशंका के चलते ये लिया है फैसला। और मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में, अब हटा दीजिए, मिडिल ईस्ट में 40,000 से ज्यादा सैनिक, अभी बीच में जब हुती वाले एक्टिव थे, सब बार बार शिप पे अटैक कर रहे थे, तो ये 43,000 हो चुका था। 43,000 सैनिक थे। और कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इन सभी देशों में जो है सैन्य बेस है। अब ये कतर के सैन्य बेस से रातों रात, ये सैटेलाइट इमेज में आया है। ये कोई वही मैं बता रहा हूं कि एक प्लैनेट लैब पीबीसी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सैटेलाइट पिक्चर का एनालिसिस किया 5 जून से 19 जून। हाँ, ये 14 दिन का उनका एनालिसिस है। और जो सैटेलाइट पिक्चर का एनालिसिस उन्होंने कहा
कि वहां अल उदैद एयर बेस जो है कतार में, जो अमेरिका का बेस है, उसमें 40 प्लेन थे। हाँ, उनमें से अब सिर्फ 3 बचे हैं। और 40 प्लेन में कौन से थे? C-130 हरक्यूलिस हरकुलिस सर। ट्रांसपोर्टर, जो सबसे बड़ा हाँ, ट्रांसपोर्ट प्लेन माना जाता है, और फाइटर हाँ, जेट थे। अब हाँ, वो 40 में से सिर्फ 3 रखे उन्होंने नाम के लिए, और वो जो उसमें से जो 37 है वो किसी अन्य सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किए हैं, क्योंकि उनको बार बार लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें है, मतलब ईरान जिस हिसाब से हमले कर रहा है इजराइल पे, और वो हमले इतने बड़े हो रहे हैं कि हमारी सुरक्षा प्रणाली भी उसको टैकल नहीं कर पा रही है। तो फिर जिस सुरक्षा प्रणाली के भरोसे ये एयरबेस है, अल उदैद एयर बेस कतार में, उसके चलते नुकसान की आशंका से इन्होंने वहां से पलायन कर दिया। आगे और मैं बता दूं, 15 से 18 जून तक अमेरिका से जो लगातार ये जो ट्रैकिंग करते हैं फ्लाइट्स की, जो आसमान में उड़ते हैं, उसके अनुसार 27 रिफ्यूलिंग प्लेन, जो हवा में ही विमानों में ईंधन भरते हैं, ऐसे 27 प्लेन अमेरिका से निकल के यूरोप के बेस पे पहुंच गए हैं। हो सकता है यूके के उस बेस पे पहुंचे। मतलब अमेरिका तैयारी भी कर रहा है और अमेरिका डर भी रहा है। अमेरिका तैयारी इसलिए कर रहा है कि ईरान ने यदि हम पे हमला कर दिया तो रिटेलिएशन में जब हम हमला करेंगे तो हमें ये तैयारी करनी है। लेकिन जो ये कह रहे थे कि हम किसी भी हालत में ये बनने नहीं देंगे, और अब निर्णायक स्थिति आ गई है, हमको मालूम है खमेनेई कहाँ बैठा है और हम उसको उड़ा देंगे, अब वो सारी बातें 2 सप्ताह का समय ले रहा है। हमने, ये ट्रम्प की आदत है, हमने जब टेरिफ वॉर भी शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि कल से लागू हो जाएगा, किसी को 30%, किसी को 35%। फिर मैक्सिको और कनाडा को 1 महीने का समय दिया, फिर 1 महीने का समय दिया, फिर 1 महीने का समय दिया, वो समय चलता जाया। उनने चाइना पे लगाया टेरिफ, चाइना ने उन पे लगाया, फिर उन्होंने चाइना का 100% किया तो चाइना ने 120% किया, फिर इन्होंने उसको सरेंडर करते हुए चाइना के साथ एक निगोशिएशन किया। ये लगातार ट्रम्प करता है, ट्रम्प बोलता है, ये बड़बोला है, ये बोलता है और फिर आकलन करता है। देखिए क्या होता है आशीष, 2 चीजें होती हैं, एक होता है बनिया व्यापारी, और एक होता है ऑर्डिनरी मिडिल क्लास एम्प्लॉय। अब आपको मैं एक मतलब प्रैक्टिकल बताता हूं। आप एक चीज लेने गए, एक प्रेशर कुकर लेने गए किसी दुकान में, या कोई शर्ट खरीदने गए या प्रेशर कुकर खरीदने गए, वो बोलता है साहब ये 700 रुपए का है। आप बोलते हो कि नहीं नहीं 600 रुपए का दे दो। नहीं नहीं साहब ये 700 रुपए का है। बहुत चिक चिक करते हो, मैं बोलता हूँ चलो छोड़ दो यार, नहीं लेना है, दूसरी दुकान में लेंगे। आप अकेली दुकान हो क्या? दूसरी दुकान में जाता है वो 800 बोलता है, तीसरे दुकान में वो 900 बोलता है। हम 800 रुपए का लेके आते हैं लेकिन 700 वाले के पास नहीं जाते, क्योंकि अपने को लगता है अपनी बेइज्जती हो जाएगी, वो हंसेगा अपने पे। आए मार्केट घूम के हेलो 700 का। लेकिन जो बनिया होता है ना, वो 3 दुकान घूमने के बाद फिर 700 वाले के पास आता है, बोलता दो दो 700 का दे दो, निर्लज्ज होके, क्योंकि वो व्यापारी है, ट्रम्प व्यापारी है। वो तो ऐसे भागे G7 से कि मानो बस युद्ध का ऐलान करने जा रहे हैं, देश को संबोधित करके युद्ध कर रहे हैं। मीटिंग ले ली, ये ले ली, आर्मी को बोला युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कब? अभी बताऊंगा बताऊंगा। फिर मेरे पेशेंस मत देखो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर अब 2 सप्ताह बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। बोले ईरान ने जो गंदगी की, अब इसके बातचीत के रास्ते बंद हो गए, बस खत्म है आपका। अब बोलते हैं नहीं 2 सप्ताह देखेंगे, शांति वार्ता हो सकती है। ये जो उस दिन आपने कहा वो बहुत वैलिड पॉइंट है, मैं बार बार मतलब उसको, आपके आकलन को मैं दाद देता हूं इस मामले में। मेरा भी उस पॉइंट पे मेरी भी नजर नहीं गई कि जो मुनीर के साथ लंच हुआ है, ये सिर्फ भारत को नीचे दिखाने के लिए नहीं था, या मुनीर को सामान बेचने के लिए नहीं था। वो तो बिना लंच दिए भी मुनीर को बोलते तो मुनीर सामान खरीद लेता। ये कहीं ना कहीं मुनीर के द्वारा एक रास्ता खोलना चाहते हैं शांति वार्ता का, क्योंकि ये शांति वार्ता का क्रेडिट रशिया को देना चाहते। हाँ, हाँ, ये यदि शांति वार्ता स्थापित होती है तो जैसा भारत में इसने कहा कि मैंने इन दोनों को
सीज फायर करवाया, तब ये कह सकता है कि आई टोल्ड मुनीर immediately talk to your friends and make sure that we go for a ceasefire. And Munir, my great friend, used his contacts, and now I made it possible. I told Munir, you do the deal, we will deal you, we'll have another trade with you. See, I did trade with Pakistan. Trade is a tool. ये बोलने में इनको कोई शर्म नहीं आई। हाँ हाँ, दिन में 3 बार और वही यकीनन बोलता है। यदि ये 2 सप्ताह का टाइम ले रहा है, तो ये 2 सप्ताह का टाइम लेने में सबसे जो इनके बीच में जो इस पे इनके ऊपर जो क्लस्टर बॉम्ब गिरा है अमेरिका के ऊपर, वो है IAEA का। जब IAEA ने कहा कि वहां कोई परमाणु हथियार का कार्यक्रम चल ही नहीं रहा, तो फिर आप अपने ही मन से आप नहीं कर सकते। इराक में मुंह जला चुके हैं आप। ब्रिटेन ने इराक में माफी मांग ली। ब्रिटेन ईरान के मामले में फिर से माफी मांगेगा क्या, सवाल है। लेकिन एक मैं फिर से एक बार वो सैटेलाइट इमेज दिखाता हूं। हालांकि IAEA का जो डायरेक्टर है गारसी, असली विलेन वही है। कल तो उसने इंटरव्यू में कहा, लेकिन वो इतना बड़ा विलेन है इस पूरे घटनाक्रम में कि उसने 2 बार इसके पहले उसने ही ऐसी रिपोर्ट दी जिससे संदेह बढ़ता गया। IAEA को उसने बेसिकली, बहुत वैलिड पॉइंट एक आया है ये कि IAEA को इस डायरेक्टर ने अमेरिका का जेबी बना दिया, और जो लोग NPT में है, परमाणु अप्रसार संधि में है, उनको तो ये डांटता है, मतलब उनका जाओ चेक करो, रिएक्टर चेक करो, सब करो। जो NPT से बाहर है, इजराइल जैसे देश, उनको खुली छूट है, वहां पर उसको निगाह नहीं रखना है। तो ये संदेह, ये बहुत डबल गेम। अब ये फंस गया, तो इसने कल वो किया। मैं सैटेलाइट इमेज दिखाना चाहता हूँ, ये सैटेलाइट इमेज दिखा करके क्लोज करेंगे। ये जो 2 सर्किल है ना, आप जूम करके देखिए। जो आपको लेफ्ट साइड में सर्किल दिख रही है, बड़ा वाला सर्किल, उस सर्कल को देखिए। हालांकि उस पूरा सर्कल को सर्कल बनाने में थोड़ी सी शायद चूक है, क्योंकि इसके दाएं बाएं भी हैं कुछ जेट्स। यहाँ पर जेट्स आपको दिख रहे होंगे सैटेलाइट इमेज में। ऊपर देखिए, सर्कल के बाहर भी 2 दिख रहे हैं, एकदम सर्कल के टॉप पर देखिए 2 दिख रहे हैं वहां पे। उसके नीचे आइए, फ्रंट रो में देखिए 5 लड़ाकू विमान है। उसके निचले रो में 4 है, बीच बीच में जो जगह खाली है पूरे होंगे। उसके नीचे फिर कंटिन्यूटी में 4 है, उसके नीचे 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। मतलब अभी स्क्रीन पर जो पार्ट हमको दिख रहा है, उस स्क्रीन पर 5 4 9 4 13 3 16 2 18 1 19 2 21 तो हमको सामने दिख रहे हैं। 21 फाइटर जेट इस पोर्शन में जहां सर्कल किया गया है। उसके नीचे आप आइए, सर्किल के नीचे जो एक अलग सी पट्टी है, 3 वहां पर दिख रहे हैं, 3 24। ये सर्कल इसलिए क्या है कि उस पोर्शन में एक बल्क में आपको दिख जाएंगे, इसलिए किया हुआ है। इधर टुकड़ों में तो भाव ने जो बताया नंबर 40 के आसपास वहां पर थे, 24 दिखे। अब आप आइए दूसरे सर्कल में, जो कॉर्नर में बिल्कुल सर्कल बना हुआ, वहां पर देखिए। वो वही एरिया है जहां पर आपको सर्कल में ही दिख रहे हैं 21, और सेम एरिया आप देखिए सर्कल किया हुआ है, वहां पर एक भी फाइटर जेट नहीं मौजूद है, सिंगल फाइटर जेट। इसलिए हमने इसको दिखाया, क्योंकि ये पिक का क्यों हम इमेज दिखा रहे हैं, उस इमेज को आप समझ पाए। नहीं तो खाली दिखा दिया, कुछ भी फर्जी में दिखा दिया, कोई इमेज उठा लाओ दिखा दो, नहीं। ये इस छोटे, मतलब इस कॉर्नर के सर्कल पे क्या है आशीष, अब मीडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी खराब हो गई है, जब से आज तक ने वो वीडियो गेम का दृश्य दिखा के युद्ध बताया था, अब लोगों का विश्वास उड़ गया। इसलिए लोगों को चीजें भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है। नहीं, इसीलिए हम जो लाते हैं तो पहले खुद कोशिश करते हैं। हम भी इंसान हैं, कभी मानवीय त्रुटि हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पहले हम खुद ऑथेंटिसिटी, उसकी प्रामाणिकता उसकी चेक कर लें, फिर लाते हैं। पहले खुद समझते हैं, तब आपको बताने की कोशिश करते हैं। बिना समझे ले आए कि ये क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब स्क्रीन पर आपको दिखे। बहुत सारा होता है ना कि स्क्रीन पर 2-4 इमेज दिखना चाहिए, लगेगा दर्शक को कि स्क्रीन वाइब्रेंट, स्क्रीन पर कुछ चल रहा है, वो मकसद नहीं होता। तो ये है स्थिति अमेरिका की। अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, मिड डे मुद्दा को, लेकिन इसके बाद कुछ अहम जानकारियां और हैं।
बहुत अहम जानकारियां हैं जो ईरान इजराइल युद्ध में बड़ी निर्णायक हो सकती हैं। कुछ विमान गायब हो रहे हैं ईरान के जो है वायु क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, वो क्या है चक्कर और क्या क्या ईरान इजराइल में डेवलपमेंट है, युद्ध में डेवलपमेंट है। तो अमेरिका का मसला था, वो हम लेकर के आपके पास आएंगे, छोटे वीडियो में ले आएंगे, क्योंकि उसमें खबर जो है वो खबरें आप तक बताएंगे भाव के साथ। तो अभी इजाजत या दीजिए। आप ये कह सकते हैं कि अभी इजराइल और उनके मित्र राष्ट्र की बात कर रहे थे, हाँ अगले डिस्कशन में हम ईरान के मित्र राष्ट्र की बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, फिर हम आते हैं थोड़ी देर। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।